करेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का। ठीक है, 20 हम लोग करेंगे। अब ये 20 जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला क्लास 10 का जो 2025 का एग्ज़ाम है उसके लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान है। मानव यानी कहने का मतलब है कि मानव जो है, मानव का जो उद्भव स्थान जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी मानव कहाँ से उद्भव हुआ था। आपका ऑप्शन है भारत है, कि चीन होगा, कि अफ्रीका होगा, कि कनाडा होगा। आप जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा, है ना। देखते हैं कि आप लोग कितना रिवीजन किए हैं। तो चलिए इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद आपका है सेकेंड क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो आपके पास ऑप्शन है चांदी होगा, लोहा होगा, हीरा होगा या कोयला होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सी होगा। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका हीरा। हीरा जो है इसमें सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है कि इनमें से क्या होगा। तो आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वो 2 होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आपका पूछा जा रहा है कि दर्पण जो होगा, दर्पण में पूछा जा रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि कौन सी दर्पण में आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपके पास ऑप्शन आ रहा है, समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या सभी होगा। तो इसमें से आपका आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि अवतल, है ना, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपको बताना है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, फर्स्ट में है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन है हमेशा सीधा फर्स्ट में है, ए में है, या हमेशा उल्टा या दोनों या ए और बी, है ना, ए और बी इसमें से, है ना, दोनों में से होगा या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है।
तो आपको मालूम होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उसका जो होता है क्या होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसमें से आपका दर्पण बताना है। सोलर कुकर में कौन सी दर्पण प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में कौन सी दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या ये सभी। ठीक है, आपको कमेंट में जल्दी जल्दी बताना है कि पहले बताता है ना, और किनका कितना तैयारी है यहाँ से पता चलेगा। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण, यानी कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, क्या कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए इस आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, क्या चीज़ में करती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा 9। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 9, तो बताना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन हम लोग पहले देखे थे, अब किया गया क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो बताइए इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो आपका मालूम होगा है ना कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो कितना होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन है जूल होगा, न्यूटन होगा, डायोप्टर होगा या सेकेंड होगा। तो इसमें से जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा, ये एग्जाम में आने वाला है 2025 में। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डायोप्टर। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आपको क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है तनों में, जड़ में, पुष्प में या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में से बताना है, इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया सी, यानी कि जनन जो होता है कहाँ होता है, पौधे में, पुष्प में होता है, पुष्प में होता है, यानी कि फूल में होता है ना। आगे आपके पास ऑप्शन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। जब हम लोग किशोरावस्था में आ जाते हैं तो हम लोग के शरीर में परिवर्तन होता है, तो उसका जो कारण है, क्या कारण है, आपका क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा और हो जाएगा सी, ये दोनों, यानी कहने का मतलब ए और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और सी किस में है, डी में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव का जो गुर्दा होता है वो
कैसा आकार का होता है, मानव का जो गुर्दा जो होता है उसका आकार कैसा होता है। ऑप्शन आपके पास है, गोलाकार होगा, आयताकार होगा, सेम के बीच का आकार का होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सेम के बीच का आकार के जैसा होता है। मानव के गुर्दों का जो आकार होता है सेम के बीच के आकार का होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसमें आपके पास दिया है फ्लोरीन दिया हुआ है ना, क्लोरीन दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है और आयोडीन दिया हुआ है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा है ना, क्रियाशील हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा जो है वो आपका हो जाएगा फ्लोरीन, यानी कि एफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 15, कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होगा, एक धातु होगा या एक हैलोजन होगा या एक निष्क्रिय होगा, निष्क्रिय गैस होगा, है ना, निष्क्रिय क्या होगा, गैस होगा, कि एक उपधातु होगा। प्यारो बच्चों आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होना ना, होता है, होता है, होता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों ये जो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है। उसके बाद है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। कितना होगा, 2 होगा, 8 होगा, है ना, 8 होगा या 18 होगा या 32 होगा। तो आप बताइए इसमें से क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, यानी कि 2 होगा। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, एल्काइन कहा जाएगा या एल्कीन कहा जाएगा या एल्केन कहा जाएगा या एल्केनोल कहा जाएगा। प्यारे बच्चों इसका आप ऑप्शन दीजिए क्या होगा। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि एल्केन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो आप कौन सी ना किसका यूज कीजिएगा, अवतल दर्पण का यूज कीजिएगा कि उत्तल दर्पण का यूज कीजिएगा या प्रिज्म का कीजिएगा, है ना, किसका यूज कीजिएगा बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप इसमें कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिज्म का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा, प्रिज्म का कीजिएगा। ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। प्रदूषण के वजह से होता है या पिड कनासी के द्वारा से होता है या क्लोरोकार्बन के द्वारा होता है या मीथेन के द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरो